हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी टू डिलीवरी जर्नी। ये जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, ये हमारी होल लाइफ के लिए एक मेमोरी बन के रह जाती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा मोमेंट फिर हमारी लाइफ में, चाहे जितने भी खुशियाँ आ जाए, बट वो जो मोमेंट रहता है ना हमारी लाइफ में, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। मेरा जो ये जर्नी शेयर करने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि जितने भी मदर्स हैं जो कि अभी मदर्स बन चुकी हैं या फिर जो बेबी प्लान कर रही होंगी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया हो वही प्रॉब्लम उन्हें भी हो रही होगी। तो कैसे सही होगा, कैसे क्या होता है, किन कारणों से होता है, मैं सभी चीज़ शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। सो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए। एंड मैं वीडियोस को 2 भाग में डिवाइड करके शेयर करूँगी। तो आज मैं पार्ट 1 शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, और जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो परेशानियाँ होती हैं इसके बारे में सभी को नॉलेज मिल सके कि कैसे वो इनसे रिलीफ पा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो 2020 की बात है। नवंबर 30 को मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव कर लिया है। अर्ली मॉर्निंग मैंने चेक किया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। नहीं, यहाँ मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चेक किया था तो जो लाइन थी, एक लाइन तो डार्क आ जाता है और जो सेकंड लाइन थी वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या किया कि वो उस किट को मैं टच वुड कि मैं उस किट को फेंकी नहीं और वैसे ही रख दी बाथरूम में कि चलो सुबह मैं फेंक दूँगी। तो रख दी। फिर आई मैं सोने। अभी वो 3 बजे मॉर्निंग में मैं चेक की थी, क्योंकि होता है ना कि एक अंदर से एक्साइटमेंट भी होता है। तो कुछ नहीं था। तो मैं सोची कि चलो हो सकता है कि बस इसलिए हो सकता है कोई वीकनेस होगी या ब्लड की कमी होगी, इसलिए शायद पीरियड्स नहीं आता हो। क्योंकि जब नहीं आता है, जब मिस हो जाता है, तो बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो हमारे माइंड में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने चेक किया, उसके बाद कुछ भी नहीं था। फिर मैं आई सो गई, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद थी कि आखिर जब ऐसा भी नहीं है तो फिर क्यों मिस हुआ, ये था मेरे मन में। तो उसके बाद मुझे रहा नहीं गया सच बताऊँ तो मुझे नहीं रहा गया, मुझे बहुत बेचैनी सी हो गई थी। तो 5 बजे मैं फिर से उठी और गई वॉशरूम में और मैंने उस किट को फिर से देखा। एंड मैं शॉक्ड हो गई कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं उस किट को ध्यान से कैसे नहीं देखी फर्स्ट टाइम में। और जब मैं देखी तो क्लियरली 2 लाइन विजिबल थे। और सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, ये कोई मिरेकल है क्या। बट ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी की कृपा है। माता रानी ने हमारी झोली में वो खुशियाँ डालनी थी तो डाला। तो बस पता चल गया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो अंदर से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बट उस टाइम पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। मेरे हाथ पैर बहुत ऐसे काँप रहे थे, नहीं पता क्यों, बट बहुत डर लग रहा था। अरे यार, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, बट कैसे सब कुछ फेस करूँगी। और मुझे सबसे ज़्यादा वो डिलीवरी वाली सीन जो मूवी में हम देखते हैं, वही मेरे माइंड में सेट हो चुका था कि इतना पेन होता है। और इसलिए मैं बहुत डर रही थी, बट कहीं ना कहीं खुशी भी थी। क्योंकि जिस पल से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर हमारा बेबी है, तभी से हम बहुत सारे सपने देखने लगते हैं और हम उस बेबी को फील करने लगते हैं कि वाह, मेरे अंदर मेरा बच्चा है। बहुत ही, ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये इसकी कोई लेवल ही नहीं है। तो बहुत हैप्पी हुई थी। आई मैं हस्बैंड को बताई, हस्बैंड को भी बिलीव नहीं हुआ। फिर दोनों लोग शॉक्ड हो गए थे, बट खुश भी बहुत थे। उसके बाद फिर जैसे कि सारे पेरेंट्स करते हैं, वैसे हमने भी बहुत सारे सर्च करने शुरू किए कि हमारे सिटी में कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, जो लेडी गायनिक होती है
बहुत से हमें पता किया हमने, फिर पता चला एक डॉक्टर के बारे में, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, तो उनके बारे में पता चला काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छी हैं। अगर कोई मुझसे आके पूछे तो मैं तो उन्हें ही बताऊंगी कि हाँ आप जाओ उन्हीं डॉक्टर से आप इलाज कराओ, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितना भी मैं कह लूँ कम है। इतने अच्छे से उन्होंने इलाज किया और बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है उनका। और एक पेशेंट से जैसे ट्रीट करना चाहिए वो वैसा बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर को देखी हूँ, वो पेशेंट को अच्छे से बातें तक नहीं करते हैं पेशेंट से, लेकिन ये बिल्कुल फ़ैमिलियर हो जाती हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और अगर आप मैम आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगी तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा इलाज किया मेरा आपने, और आपकी कृपा से ही मेरे पास इतना क्यूट सा वंश आया है जिसे आज बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। तो मैं गई फर्स्ट टाइम विज़िट की उनके पास, तब मैं अपना किट लेकर गई थी, जो कि बहुत मस्ट होता है। एंड अगर आप भी जब ऐसे आप भी जब कंसीव कर लें और गायनेक के पास जाए तो आप अपना किट ज़रूर लेके जाए। फर्स्ट टाइम मैं किट लेकर गई, उन्हें दिखाई, उन्हें बताया, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड लिखा, बोला कि आप एक बार क्लियर तो है ही कि या आप कंसीव कर चुकी हो, बट आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो जिससे कि हम भी क्लियर हो जाएं। और मेन जो है वो अल्ट्रासाउंड हार्ट बीट के लिए था कि क्या बेबी का हार्ट बीट आया है या नहीं। तो मैं गई अल्ट्रासाउंड कराई, तो उस टाइम बेबी का हार्ट बीट नहीं आया था, क्योंकि आई थिंक 4 या 6 वीक के बाद आते हैं हार्ट बीट। तो मेरा अभी शायद 4 वीक था, बट अभी हार्ट बीट नहीं आया था, तो मेरा तो वो अल्ट्रासाउंड तो मेरा बेकार चला गया। डॉक्टर को दिखाई, बोली हार्ट बीट नहीं आया है, बेबी तो है लेकिन अभी हार्ट बीट आया नहीं है। तो उन्होंने मुझे 2 वीक बाद मतलब 15 डेज़ बाद फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो मैं फिर से गई। ये जो 15 डेज़ था ये बहुत ही मुश्किल था काटना, क्योंकि बस मैं डेली माता रानी से प्रे करती थी, माता रानी प्लीज़ मेरे बच्चे का जल्दी से हार्ट बीट आ जाए, मेरा बेबी प्लीज़ सही हो। उसी टाइम से हम बहुत सारा प्रे करने लगते हैं। एंड आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मेरे बेबी का कितने सारे फ़ोटोज़ हैं। सच में माँ बनने का एहसास दुनिया में सबसे अलग होता है, सबसे ज़्यादा। तो अभी तो इतना इमोशनल सीन है कि आगे जब आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो शायद आप भी रो देंगे, और मैं तो पता नहीं खुद पे कंट्रोल कर पाऊँगी या नहीं। तो उसके बाद उस टाइम हार्ट बीट नहीं आया था, थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में हमें कुछ पता होता नहीं है। उसी दिन से मैं यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च करने लगी कि हार्ट बीट ना आया हो तो क्या, कैसे आए हार्ट बीट ऐसे, जबकि हार्ट बीट तो भगवान की देन है, वो हमारे कुछ करने से तो आएगा नहीं। फिर मुझे पता चला कि हार्ट बीट 6 वीक के बाद आते हैं, एंड मेरा भी तो 6 वीक हुआ नहीं था, मैं तो 4 वीक्स में ही पहुंच गई थी डॉक्टर के पास। फिर बहुत मुश्किलों से ऐसे ही अप डाउन करते 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 15 डेज़ निकल गए। देन मैं फिर से गई अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर से लिखा अल्ट्रासाउंड के लिए, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो बेबी के हार्ट बीट आ चुके थे। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। मैं वो शेयर नहीं मतलब ज़ाहिर नहीं कर सकती कि वो क्या थी मेरे लिए फीलिंग्स। एंड फर्स्ट टाइम मैंने मेरी बेबी का हार्ट बीट सुना था, इतनी स्पीड थी, इतनी स्पीड हार्ट बीट, जैसे कि मतलब बहुत तेज़ी से रफ्तार थी हार्ट बीट की, क्योंकि बेबी जितने छोटे होते हैं स्टार्टिंग में उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, फिर धीरे 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 नॉर्मल होती है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा धक 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 ऐसे टाइप की उनकी हार्ट बीट थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। फेस पे स्माइल भी थी और आंखों में आंसू भी आ गई थी। वो स्माइल ऐसी थी ना, वैसी स्माइल मैंने कभी नहीं करी, कभी भी नहीं। एंड आंखों में आंसू भरे हुए थे, फेस पे स्माइल थी, बहुत अच्छा लगा था। हार्ट बीट सुना मैंने, हस्बैंड तो बाहर बैठे हुए थे, मैं उन्हें बोली भी कि क्या आप सुनना चाहते हैं, बोले कोई बात नहीं आप सुन लीजिए। तो फिर मैं सुन ली, फिर रिपोर्ट ली, सब कुछ नॉर्मल था। बाहर गई, डॉक्टर के पास दिखाई, फिर जब हार्ट बीट आ जाते हैं तब हमारा रियल ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो फिर डॉक्टर ने मैम ने दवाइयाँ लिखी, वही जो फॉलिक एसिड होता है, आयरन, कैल्शियम और भी विटामिन्स होते हैं, कुछ वो प्रोटीन पाउडर होते हैं, मैम ने लिखा। और फिर हमारा ट्रीटमेंट बस चलने लगा। और ये जो जर्नी थी काफ़ी लंबी होती है, बट एंजॉय करना चाहिए इस जर्नी को, क्योंकि ये पल
अगेन एंड अगेन नहीं आते हैं हमारे लाइफ में। माता रानी की कृपा से मैं तो यही प्रे करूँगी, माता रानी सबके लाइफ में आप ये दिन ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये जो जर्नी होता है और ये जो खुशी होती है बच्चे की, ये हर खुशी से बढ़कर होती है। इस खुशी के सामने कोई भी दौलत, कोई भी हीरा सोना, कुछ भी ज्वेलरी, कुछ भी, कोई कुछ नहीं है इस खुशी के आगे। ये खुशी सबसे बढ़कर होती है, सबसे बढ़कर। तो माता रानी प्लीज़ सबके लाइफ में आप ये दिन दिखाइएगा। बहुत सारी बहनें होती हैं जो ऐसे बेबी के लिए कहती हैं प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए, मुझे बेबी नहीं हो रहा है। तो सबको होंगे बेबी, माता रानी पे विश्वास रखिए, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करेंगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करते 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 मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत गया। कुछ दिनों बाद सेकेंड बीता, थर्ड बीता, ऐसे करके। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई ये मैं बताती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, सेकेंड में भी हुई। मुझे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, नोज़िया की जो प्रॉब्लम थी वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे किसी भी चीज़ का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ भी खाती थी तो ऐसा लगता था कि मैं वॉमिटिंग कर दूँगी। जैसे कि दाल हो गए, रोटी हो गए, एंड कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। सिर्फ मैं फ्रूट्स लेती थी उस वक्त और थोड़ा बहुत कुछ भी खा लेती थी। और क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी होती थी, तो बहुत ही बचा बचा के मैंने सब कुछ किया है। और बहुत मुश्किल से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बीत गया है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में, इस पर मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ देखिएगा। क्योंकि ऑलरेडी जर्नी शेयर करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ बस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था मुझे। वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी नहीं पचा पाती थी मैं। एसिडिटी भी की प्रॉब्लम भी थी। दवा लेती थी बट कुछ दिन आराम होता था, फिर वही प्रॉब्लम होता था। तो सॉरी। तो इन सब प्रॉब्लम को फेस करते 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 मैं एंटर की सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो फर्स्ट मंथ, मतलब फोर्थ मंथ जो मेरा था प्रेगनेंसी का, वो मेरे लिए सबसे भयानक था, सबसे भयानक। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मेरे बैक में बहुत पेन होता था। एंड उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होता था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कुछ भी मन नहीं होता था, कुछ भी खाने का मन नहीं होता था, एक बिस्किट तक मैं नहीं खा सकती थी, ऐसा मुझे मन होता था। तो बस वैसे ही करते करते फिर फोर्थ मंथ गया। फिर फिफ्थ मंथ से थोड़ी सी जो वॉमिटिंग थी वो कम हो गई, क्योंकि मेरी डॉक्टर बोली कि अभी जो बेबी के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो जब हो जाएगा ना अच्छे से, फिर आपका ये वॉमिटिंग वगैरह सब आराम हो जाएगा। तो फिफ्थ मंथ से मेरा जो वॉमिटिंग था, नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब कम हो चुका था। और अब धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो रही थी पहले से। तो क्योंकि अब फिफ्थ मंथ आ चुके थे तो बेबी मूव करने लगा था। हालांकि फिफ्थ मंथ में उतना नहीं पता चलता, बट फिर भी हाँ लगता था कि कोई है हमारे अंदर, इतना फील होता था। तो बेबी मूव करने लगा था हमारे अंदर, और बहुत अच्छा लगता था कि हम तो खुद ही एक ह्यूमन है और हमारे अंदर भी एक ह्यूमन है। भगवान ने हम औरतों को ऐसा बनाया है कि हम एक इंसान को धरती पे ला सकते हैं। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा जब मूवमेंट होने लगा। और सिक्स्थ मंथ में एंटर की। फिर अब धीरे धीरे जो प्रेग्नेंट जो बेली होती है वो भी शो होने लगा था, और वेट भी काफ़ी अच्छे से गेन होने लगा था। एंड वेट गेन होना आपका बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पूरी प्रेगनेंसी में आपका 12 to 15 kg वेट गेन होना ही चाहिए, ये एक हेल्दी होता है। और तो मेरा तो 18 या 20 kg वेट गेन हो गया था, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था मेरा तो, क्योंकि मैं मीठा बहुत खाती थी। फिफ्थ मंथ से मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। इतना कि मैं एक एक केजी मेरे हस्बैंड गुलाब जामुन लाते थे और मैं खा जाती थी। मैं सिर्फ मीठा खाती थी, तीखा नहीं खाती थी, खट्टा नहीं खाती थी। जो कि अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम लोग कहते हैं तीखा या खट्टा कुछ मन होता हो, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत मीठा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कुछ नहीं होता था, कभी कभी होता था कि मीठा ख़त्म हो गया अचानक से, फिर मुझे मन हो रहा खाने का, मैं क्या करूं, तो मैं ऑलवेज़ फ्रिज में सेवई या खीर कुछ बना के रख देती थी कि अगर मुझे मन हो तो मैं खा लूं। और जब मैं सुबह उठती थी तो
इतना मन होता था खाने का मीठा कि बिना ब्रश किए भी मैं कुछ खा लेती थी। कोई बात नहीं, होता है उस वक़्त, सबके साथ होता है ऐसा। तो उसके बाद बस ऐसे करते-करते, क्योंकि मैंने सुना है कि मीठा खाने से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट टच वुड कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना जितना मैं मीठा खाती थी हो सकता था, लेकिन माता रानी की कृपा है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था एकदम। और वैसे करते-करते मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर भी ख़त्म हो गया एंड फाइनली मैं आ गई मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में। उस वक़्त जो है हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया होता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी 7th में हाँ निकल गया था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उठने बैठने में। और 7th मंथ से बेबी बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है हमारे अंदर, तो करवट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सोने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में, हर जगह हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद जो है कि मैं 7th मंथ में मुझे उतनी प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा मेरे बेबी के आने का। मेरे से दिन नहीं बीतता था, मैं सोचती थी कितना लंबा दिन है यार, जल्दी से बीत जाए, क्योंकि मैं बहुत अकेली फ़ील करती थी। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ रहते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं अकेली फ़ील करती थी। और हमारा बेबी 4 साल ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीट हो गए थे हमारी मैरिज को। उसके बाद हमारा बेबी आया हमारे पास, तो बहुत मैं 4 साल तक मैं कैसे बिताई हूँ अपनी लाइफ में नहीं बता सकती। उसके बाद 7th मंथ में फिर 7th मंथ भी गया, 8 मंथ आया, तो एक्साइटमेंट तो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब जल्दी ही मेरा बेबी आएगा, नेक्स्ट मंथ में मेरा बेबी मेरे पास आ जाएगा। और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास मैं हर 15 डेज़ पे विज़िट करती थी, क्योंकि मैं दवा मेडिसिन वगैरह लेने में ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करती थी। प्रॉपर टाइम पे मैं दवा लेती थी। आप कोई भी दवा स्किप कर दो, बट आप फॉलिक एसिड की दवा बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मस्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम में लेना। और हमारे बेबी को प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, हमारे बेबी को क्या दे जो बेबी की ग्रोथ सही हो, इस सब पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। अभी बस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो 8 मंथ भी चला गया, बहुत अच्छे से चला गया, बस मैं खाना वाना अच्छे से खाती थी, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं प्रेगनेंसी के फ़ोटोज़ में लगा दूँगी एंड में कि मेरा वेट कितना बढ़ गया था, या फिर मैं यहीं पे लगा दूँ, नहीं यहाँ नहीं, मैं एंड में लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ चुका था, जैसे कि आप स्टार्टिंग में थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि मैं कितनी हेल्दी हो गई थी। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हूँ। और मैं कंसीव से पहले मैं 54 या 53 की थी एंड डिलीवरी के टाइम मेरा वेट हो गया था 80 kg। और मेरा बेबी भी टचवुड बहुत अच्छे वेट गेन कर रहा था। बाबू 4 kg का हो चुका था डिलीवरी के टाइम। बाबू का भी वेट बहुत अच्छा बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद 9th मंथ में एंटर की, तब से बस एक डर लगा होता था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे मैं अक्सर वीडियोस देखती रहती थी, तो मुझे पता चला कि 9th मंथ में बेबी कभी भी डिलीवर हो सकता है, कभी भी, इसका कुछ टाइमिंग नहीं है। 15 डेज़ अप डाउन हो सकता है, 1 वीक अप डाउन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अब जो है मन में एक डर होता था कि अरे यार अब तो कैसे वो पेन मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, लेकिन फिर अंदर से एक हिम्मत भी आती थी कि नहीं, अपने बेबी के लिए बर्दाश्त कर लूँगी, मैं कर लूँगी। हस्बैंड कहते थे पक्का आप कर लोगी? मैं कहती हाँ, मैं मेरे बेबी के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। अब दिन बीतते गए और जून नहीं 20 या 18 जुलाई को मेरा डेट ओवर हो चुका था। 18 जुलाई तक मेरा डेट था। तब तक मुझे कोई पेन नहीं हुई। हल्के फुल्के जो पेन जो सबको होते हैं जब बेबी हमारा जो हेड वो नीचे कर लेता है, तो थोड़े से हमें इंटरनल पेन होती है। और पैर में स्वेलिंग मेरे बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद 9 मंथ 18 जुलाई आ चुका था, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा डर होता था कि क्या हो गया, पेन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिना पेन के तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये टाइमिंग आ गई हमारे बेबी के।
मैंने कुछ दिन तक वेट किया, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 वीक अप डाउन हो सकता है। 18 को पेन नहीं हुआ, उसके पहले भी नहीं हुआ ज़रा सा भी, लेकिन बेबी का ग्रोथ फुल हो चुका था, बहुत अच्छे से हो चुका था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास विज़िट की लास्ट डेट में। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ठीक है, फिर जैसा कंडीशन होगा वैसा करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो या फिर बेबी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सीजर भी करना होता है। तो मैं वो अल्ट्रासाउंड के लिए गई, अल्ट्रासाउंड कराई। तो पता चला अल्ट्रासाउंड में कि मेरे बेबी का हेड जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब नॉर्मल के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और बेबी का वेट भी 4 kg का है, तो नॉर्मल में ये भी प्रॉब्लम होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चे हो जाते होंगे 4 kg के डिलीवर, नॉर्मली डिलीवर हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हम तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अपनी मर्ज़ी से तो हम चलेंगे नहीं। तो डॉक्टर ने ऐसे बताया, तो फिर मैं अपने डॉक्टर को बताई, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है। उन्होंने मुझे एक कैस्टर ऑयल दिया, बोला है कि आपको पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप ये कैस्टर ऑयल लीजिए और आप इसे चाय में या गुनगुने दूध में मिलाकर पी जाइए। इससे क्या होता है कि हमें पेन स्टार्ट, ये कोई पेन स्टार्ट करने की दवा नहीं है। लोगों में ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि कैस्टर ऑयल जो है वो पेन स्टार्ट करने के लिए दवा है, बिल्कुल नहीं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो होता है हमारे पेट को साफ़ करता है। जब हम उसे पीते हैं तो जैसे कि लूज मोशन के दौरान होता है वैसा ही हो जाता है। बार बार हम वॉशरूम जाते हैं, तो बार बार वॉशरूम जाते हैं और बैठते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बच्चा जो है वो नीचे की ओर सरकता है। बार बार ऐसे हम उठेंगे बैठेंगे तो बच्चा नीचे की ओर सरकता है। इसलिए जब हमारा जो बच्चा नीचे की ओर जब प्रेशर डालता है तो पेन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। जबकि किसी किसी में कैस्टर ऑयल बिल्कुल भी असर नहीं करता है, तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो क्योंकि मुझे डिलीवरी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करानी थी, क्योंकि हमने कहा जब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है तो हम प्राइवेट में क्यों जाएं, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट में कितने चार्जेस लगते हैं डिलीवरी के। बट अगर वहाँ नहीं होता तो कोई नहीं, हम तो हमारी बेबी के लिए प्राइवेट में भी जाते। बट पहले हमारी सिटी में गवर्नमेंट में भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो हमने बाकी लोगों से भी सुन रखा था। तो हम पहले वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के डॉक्टर को भी मैंने दिखाया अपनी रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा हम आपका सीजर करके बेबी को निकालेंगे, क्योंकि बेबी का सर जो है वो काफ़ी बड़ा है और वेट भी ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मल में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आ नहीं सकती है, आएगी ही। तो मैंने बोला कि सर अगर नॉर्मल के चांसेस हैं तो आप नॉर्मल ही करिएगा। बोला कि बेटा आपको जितना सीजर में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको नॉर्मल में प्रॉब्लम फेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आपका डेट ओवर हो चुका है और दूसरी बात है कि बेबी का हेड काफ़ी बड़ा है, जितना होना चाहिए उससे काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना हो जाएगा, इसलिए हम बेबी को सीजर से निकालेंगे। तो मैं और हस्बैंड डिस्कस किए, तो हमने बोला कि ओके। तो डॉक्टर ने टाइमिंग दी, बोली कि अब आज तो नहीं, आप कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक आकर एडमिट हो जाइए और कुछ हल्का फुल्का खा लीजिएगा। तो घर आई, मैं सबको बताई, फैमिली में फ़ोन वोन करके सबको बता दी कि हाँ कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है, कल बेबी आ जाएगा हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बॉडी जो है वो काफ़ी थोड़ा सा काँप भी रहा था कि अरे ऑपरेशन है, कैसे होता होगा, फिर कैसे मैं पहले जैसी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था और रोना भी मुझे बहुत आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बताया मम्मी कल मेरा ऑपरेशन है। तो पता नहीं क्यों बस इतने ही बातों से मेरी आँखों में बहुत आंसू आ गए। ऐसा लगा था कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊँगी। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मैं अब नहीं बच पाऊँगी। तो मम्मी ने कहा कि क्यों नॉर्मल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, डॉक्टर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो सकता है। बोली ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अच्छे से हो जाएगा सब, माता रानी पे भरोसा रखो। मैंने कहा ठीक है, रख दिया। फिर मैंने सबको बता दिया, पापा को, भैया को, सभी को बताया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जल्दी उठी, क्योंकि मैं घर पे ही बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। तो सुबह जल्दी उठी, खाना वाना बनाई, कपड़े वगैरह, मतलब सब कुछ सारे काम करने के बाद, कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल की तैयारी एक दिन पहले ही हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिए थे। जितने भी हमारे जो
ज़रूरत की चीज़ें थी हमने पैक करके रख लिया था। और फिर 9 बजे 9:30 हम घर से निकले। माता रानी से मैं प्रे की, माता रानी कुछ भी दीजिएगा, या लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बस जो भी दीजिएगा वो हेल्दी दीजिएगा, बस वो अच्छे से मेरे पास आ जाए और हेल्दी रहे। बस माता रानी से मैं इतनी ही प्रे की और मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। देन मैं हॉस्पिटल गई, एडमिट हुई, काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा। एडमिट हुई, फिर वो जो चढ़ते हैं पानी, वो मुझे चढ़ रहे थे काफ़ी, 2-3 बॉटल चढ़े। और बॉडी तो मेरी बहुत ज़्यादा स्वेल थी, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेलिंग हो गई थी। 8 और 9th मंथ में मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता था, मैं चल नहीं पाती थी। लेकिन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी, वेट भी बहुत बढ़ गया था, तो भारी भारी सा पूरा शरीर फील होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद मैं एडमिट हुई, चढ़ गए पानी। फिर डॉक्टर ने मुझे टाइमिंग दिया था कि हम 11 या 12 बजे तक आपका ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन डॉक्टर टाइमिंग दे देते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं, बहुत सारा केस होता है, सिर्फ हमारे लिए तो वो बैठे नहीं हैं। तो उसके बाद मेरे से पहले भी 2-4 लोगों का ऑपरेशन हो रहे थे, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके थे। एंड मैं जिस रूम में थी उसके जस्ट बगल में ही ओटी था। तो जब भी किसी का बेबी हो रहा था तो बेबी के रोने की आवाज़ से मैं एकदम डर जा रही थी। बहुत डरी हूँ मैं, डिलीवरी से पहले बहुत डरी हूँ। मैं डर जा रही थी कि मेरा बेबी भी आएगा, और अंदर अंदर खुशी भी हो रही थी कि वाओ, मेरे बेबी भी ऐसे ही रोएगा, कितनी खुशी होगी। और बस मैं मन ही मन अपने बेबी से बातें भी कर रही थी और माता रानी से प्रे भी कर रही थी, माता रानी सब कुछ ठीक करिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक होता है ना, माँ होने के नाते डर होता है, बस हमारा बच्चा ठीक हो। और माता रानी, मेरी चिंता, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना होना चाहिए, मेरा बच्चा एकदम ठीक रहे, बस यही था मेरे मन में। हस्बैंड भी काफ़ी डरे हुए थे मेरे। फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया, और 4:40 बज चुके थे। मैं जाने से पहले ओटी में टाइमिंग देख चुकी थी, 4:40 हुआ था, तब मैं ओटी की ओर जा रही थी। जब मैं जा रही थी, मुझे लिटरली मैं काँप रही थी, मुझे मन ही नहीं किया था कि मैं जाऊँ, बहुत डर लग रहा था। एक तो खुशी भी थी कि अभी कुछ मिनटों में मेरा बेबी मेरे पास आ जाएगा, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी मेरे साथ में, मदर इन लॉ भी थी, पापा जी भी थे, सभी थे। तो उसके बाद जब मैं गई वहाँ, ओटी से बाहर थी, तो मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने बोला कि मैं वॉशरूम जाऊँगी। तो एक नर्स ने कहा कि नहीं, आप वॉशरूम मत जाओ, आप अंदर चलो। फिर वो सीजर से पहले वो शायद कोई नली लगाते हैं जो यूरिन पास के लिए होता है, उन्होंने बोला कि हम लगा देंगे, फिर आपको फील नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। मैं बोली नहीं, मुझे जाना है। तो बोली कि अरे वहाँ डॉक्टर वेट कर रहे हैं, चलिए। बोली नहीं, मुझे जाना है। मैं बहुत जिद कर रही थी, तो बोला ठीक है, आप जाओ और जल्दी से आओ। मैं गई, आई, पूरे रास्ते में, रास्ते क्या मतलब थोड़ी सी दूरी थी वॉशरूम और ओटी से। तो मैं प्रे कर रही थी, प्लीज़ माता रानी सब ठीक हो, सब ठीक हो। और आकर मैं आई तो मेरे हस्बैंड, अभी मैं आधे रास्ते में थी, अभी ओटी तक आई भी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आ गए। वो मेरा हाथ जोर से पकड़ लिए और बोले बाबू प्लीज़ आप घबराना नहीं, ठीक है, सब ठीक होगा, अच्छा अच्छा सोचना आप, ठीक है। मैं बोली ठीक है। और वो जिस हिसाब से जैसे वो बोल रहे थे, वो भी रोने लगे थे। उनकी आंखों में मैंने फ़र्स्ट टाइम आंसू देखा था, और मेरी आंख में तो थे ही आंसू, और लिटरली हम दोनों बहुत रोने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे सभी थे, तो हम तो खुल के रो भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जो पेरेंट्स बनने की खुशी होती है ना, उसकी सच में कोई लेवल नहीं होती है। उनकी आंखों में मैंने आंसू फर्स्ट टाइम देखा था, और मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था ये किस चीज़ के आंसू हैं, और मैं भी रोने लगी थी। हाँ, बस ओटी में एंटर करने ही वाली थी, मैं नहीं जा रही थी, मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उन्हें छोड़ के जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं उनसे बोली मैं वापस नहीं आई, तो बोले नहीं आप ऐसा मत बोलो, आप आओगी, आप जाइए। मैं गई अंदर ओटी में, और मैं उनका हाथ नहीं छोड़ रही थी, ऐसे मैं कस के उनका हाथ पकड़ी हुई थी। और एक डर था कि कितनी मुश्किलों से मैं आपको पाई हूँ, और
बस छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गई मैं अंदर, ओटी में चली गई और मेरा ध्यान पूरा मेरे हस्बैंड पे ही था कि वो ठीक तो होंगे। कि कोई भी आ रहा था तो मैं सोच रही थी उनसे पूछूं क्या हस्बैंड ठीक तो हैं, बट मैं नहीं पूछ रही थी। तो अंदर ओटी में आई, फिर मुझे लिटाया गया बेड पर और बहुत मैं डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, आप नॉर्मल रहो, आप क्यों डर रही हो। तो मैंने बताया कि मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो रही हूँ। बोले कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बेबी कब आ गया आपके पास, ठीक है, आप सिर्फ बेबी के बारे में सोचो, आप मत डरो। मैं लेटी, उसके बाद कुछ पता नहीं बीपी का या फिर और भी कुछ ऐसे लगाए गए उसमें, और जो बॉटल चढ़ रहा था वो तो था ही मेरे हाथ में। मैं लेटी, उसके बाद बेड पे मुझे लेटाया गया। देन एनेस्थीसिया के डॉक्टर आए और मैंने ये भी सुन रखा था यूट्यूब पे कि एनेस्थीसिया लगाते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन सबसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि पेन होगा क्या, तो बोले कि नहीं, तुम्हें पहले इंजेक्शन लग चुका है ना। मैंने बोला जी लगा तो है मुझे। तो बोला कि बोले डॉक्टर कि आप चिंता मत करिए, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछने बातें करने शुरू कर दिए। वो डॉक्टर जो है ना, वो उनका एक तरीका होता है एनेस्थीसिया लगाने का कि जो पेशेंट है वो डरे नहीं और बातों बात में लग जाए। तो उन्होंने मुझसे लगा पूछने क्या फ़र्स्ट बेबी है, मैंने बोला हाँ। अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसी बातें में उन्होंने मुझे फंसाया हुआ था। और अचानक से ऐसी बातों बातों में अचानक से ऐसा लगा कि मेरे लोअर पार्ट में कुछ तेज़ झंझनाहट सा हुआ और गर्माहट सा फील हो रहा था मुझे, पता नहीं क्या। मैंने बोला मुझे कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हो रहा है। मैंने बोला मेरे पैर में जो है वो बहुत झंझनाहट हो रही है और क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसे घबरा गई थी। फिर डॉक्टर बोले कि डोंट वरी, आपको एनेस्थीसिया लग चुका है, पेन हुआ। मैंने बोला नहीं। हाँ तो फिर आप क्यों डर रही थी, आपको पेन होगा, पेन नहीं हुआ, चलो आप लेट जाओ। मैं लेट नहीं पा रही थी खुद से, बोला पैर उठाओ, नहीं उठा पा रही थी। फिर नर्स थी, डॉक्टर सब थे, वो मुझे मिल के लेटाए, लेट गई मैं। फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ सीज़र का। तो मेरे साइड में भी एक दो डॉक्टर थे जो कि सीज़र कर रहे थे और कोई शायद उनके हेल्पर थे या जो भी थे, कुछ लोग थे जो कि इधर खड़े थे मेरे आजू बाजू, और वो मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, फर्स्ट बेबी है, कितने साल हो गए शादी को, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। और ऑपरेशन से पहले जो होता है वो क्या करते हैं डॉक्टर्स की, वो आँखों पे एक काली पट्टी बांध देते हैं जिससे कि जो पेशेंट होता है वो डरे नहीं या फिर वो देखे नहीं। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे कोई अचानक से आपकी आँखों को बंद कर दे तो क्या आप घबराओगे नहीं। मैं तो बहुत घबरा जाती हूँ अगर मेरी आँख बंद हो जाए तो मैंने साफ मना कर दिया था कि डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी आँखों पे पट्टी मत बांधिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, मैं नहीं देखूँगी उस ओर, लेकिन आप प्लीज़ मेरी आँखों पर पट्टी मत रखिए। बोला ठीक है नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। मेरा सीजर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने मुझसे बातें बातें करते करते पहले वो जो एरिया होता है हमारा जो टमी होता है उस पर वो कुछ लगा रहे थे, आई डोंट नो क्या लगा रहे थे, बट एक मिनट। तो पहले वो कुछ टमी पे लगा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या था। तो वो लगाने के बाद मुझे लगा कि जैसे ऐसे कट करते हैं ना, सॉरी कुछ काम आ गया था। तो मैं कहाँ थी, हाँ डॉक्टर ने कुछ टमी पे लगाया, उसके बाद वो जैसे कि मुझे लगा कि शायद वो कुछ साइज़ या नाप ले रहे हो। पहले उन्होंने ऐसे ऐसे टमी पे थोड़ा सा हाथ घुमाया, शायद वो बेबी की पोजीशन देख रहे थे कि कहाँ है कैसे है। तो उसके बाद वो ऐसे कुछ कट जैसा लगाए थे, तो मुझे लगा कि शायद वो एक ट्राई करो या फिर किसी चीज़ से मार्क कर रहे होंगे कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक कट लगाना है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्चुअल में वो उस टाइम कट ही लगा रहे थे। तो जब वो कट लगा दिए और तो मुझे कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कि कुछ ऊपर की ओर आ रहा हो, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, वैसा मुझे फील हुआ। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसमें माता रानी का नाम लिए जा रही थी, क्योंकि मैं माता रानी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं माता रानी का बस नाम लिए जा रही थी, माता रानी से प्रे किए जा रही थी। तो उसके बाद बस विदिन
1 और 2 मिनट्स मेरा बेबी बाहर आ चुका था और उसके रोने की आवाज़ आई। लेकिन क्योंकि एनेस्थीसिया लगा हुआ था तो उससे जो होता है हमारी बॉडी तो नहीं, लोअर पार्ट था सुन्न हो जाता है और थोड़े थोड़े शायद हम नींद में भी आ जाते हैं। बट कहते हैं एनेस्थीसिया लगने के बाद लोग सो जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। बट मुझे हर एक मोमेंट याद था, कैसे क्या हो रहा है मुझे सब कुछ याद था। तो एक मिनट। तो मुझे जो भी हो रहा था, जैसे हुआ था, पूरा प्रोसेस मुझे बहुत अच्छे से फ़ील हो रहा था। कैसे मेरा बेबी बाहर आया एंड स्टिचेस जैसे लग रहे थे, मुझे सब कुछ फ़ील हो रहा था, एवरीथिंग। ऐसा लगा था कि एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो मेरे ऊपर बिल्कुल हुआ ही नहीं है। जबकि वैसे लोगों में ये झूठ का बस मिथ हो जाता है कि एनेस्थीसिया जो है बहुत ही हार्ड वैक्सीन होता है, इंजेक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे अपने माइंड को सेट करोगी आपका माइंड वैसा ही होगा। आप डरोगी तो आपका माइंड आपको डराएगा। इसलिए मैं डर इस बात रही थी कि मुझे बहुत पेन सहना होगा, बट मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था उस वक्त। हाँ, जब मुझे कट लगा तो ऐसा कुछ फ़ील हुआ था कि जैसे सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऊपर की ओर चढ़ रही हों, ऐसा थोड़ी सी मुझे घबराहट हो रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं अपने माइंड को बहुत शांत रखी थी। इतना जितना मैं उस टाइम कंट्रोल की ना, उतना मैं कभी नहीं करती थी। मैं थोड़े थोड़े से पेन में चीख उठती थी। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि थोड़ा बहुत पेन तो सहने की आदत सबको होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे। बट फिर भी मैं अकेले में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी थी, बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रखी थी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मेरा भी दोबारा जन्म हुआ है, मैं माँ बन चुकी हूँ। तो वंस बाहर आ चुके थे, उनके रोने की आवाज़ थी और बहुत अच्छी वो जो था ना, वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा। और मेरे रोने के वंस के रोने की आवाज़ मैं सुन रही थी। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं